बहुत धन्यवाद प्रिया। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्क्लेव में। और इस हेल्थ कॉन्क्लेव के पहले पैनल में हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मिस सौम्या रघुबीर जी हैं, आप प्रिंसिपल हैं वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल की। हमारे साथ डॉक्टर राज मनहरे साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर फैजुल साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर फिरदौसी हॉस्पिटल अंबिकापुर से खास तौर पर हमारे साथ रायपुर में इस कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इस पैनल को सुन के आपके मन में ये जरूर लगा होगा, दो डॉक्टर हैं एक टीचर हैं, हेल्थ कॉन्क्लेव है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक टीचर ही तय करता है कि बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कि चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसके साथ साथ एक टीचर ही वो पहला डॉक्टर, पहला गुरु, पहला आप उसे कंसल्टेंट कहिए, आप उसे काउंसलर कहिए, आप मोटिवेटर कहिए, मेंटोर कहिए, और वो बच्चों की मानसिक, शारीरिक, इन सब सेहत का ख्याल रखता है। तो पहला सवाल मैं नारी शक्ति से ही पूछता हूँ। सौम्या मैम, मुझे स्कूल की याद आ गई। पहला सवाल मेरा यही है आपसे। आज जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बेहतर कल की बात कर रहे हैं, तो आप भारत का कल गढ़ रही हैं। नाम है वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल, और सिग्नेचर मतलब होती है पहचान। तो कैसे ये स्कूल पहचान छोड़ रहा है समाज में, छत्तीसगढ़ में, देश में? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आसिफ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव। और एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, हेल्थ कॉन्क्लेव, जो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इश्यू टू डिस्कस हेल्थ एट दिस टाइम, जब पैंडमिक का समय चल रहा है। स्कूल वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल इज़ अ वेरी न्यू अपकमिंग स्कूल, और ये 25 एकड़ में हमारा स्कूल कैंपस है। इट्स अ वेरी न्यू स्कूल वेर इन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड डिज़ाइन थिंकिंग पर बनाया गया है, वेर इन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट ट्रेंड टीचर्स। और 25 एकड़ का ये स्कूल है जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को हमने बहुत अहमियत दी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ। हमारा जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसमें हम इंटरनेशनल लेवल का बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है। There's also a butterfly park wherein we display the ecosystem which exists, जिसमें बच्चा उसको इन रियलिटी महसूस कर सकता है कि किस तरह का फूड चेन, किस तरह का फूड वेब जो है बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, और उसको एक लाइव इन रियलिटी उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है उसका। प्लस वी हैव ऑल ई पैनल्स, digital equipped panels wherein there are interactive panels. Teachers जो है वो आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू, डिजिटल मोड के थ्रू बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करने की। प्रकृति से लेकर टेक्नोलॉजी तक अभी आप पहले सवाल में सब बता देंगे, मेरे पास दूसरे सवाल में पूछने को कुछ नहीं रहेगा। मैं आता हूँ आपके पास सौम्या मैम। डॉक्टर राज मनहरे साहब, आपके पास आ रहा हूँ। सर, रायपुर से अलग शेज बहार में एक 100 बेड का हॉस्पिटल खड़ा करना और उसे लोगों के लिए समर्पित कर देना, ये कैसे सोच, ये कहाँ से प्रेरणा मिली? लोग तो शहर में की तरफ भागते हैं कि आबादी शहर में है, लोग वहीं इलाज कराने आएंगे, फिर रायपुर से अलग 100 बेड का अस्पताल खड़ा कर दिया आपने। MBBS करने के बाद बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसे मेडिकल ऑफिसर काम करता था, वो सभी अलग अलग एरिया में काम करता था। मेरे एरिया में लगा कि जो मेरा मुजगहन मेरा विलेज ही है और सेज बार उसी से अटैच है। बाद में लगा कि मेरे ही आपस के लोग नहीं जानते हैं, आसपास के जो लोकेलिटी के जो विलेजर्स है वो मुझे नहीं जानते हैं। उसके बाद ऐसा था कि 2017 में मैंने क्लिनिक खोला। क्लिनिक में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ, सब चीज़ हुआ। लोगों को लगा कि इस एरिया में एक हॉस्पिटल की नीड है करके। उसके बाद 2018 में मैंने एक 15 बेड का हॉस्पिटल डाला। 15 बेड का हॉस्पिटल सफल चलते गया। उसके बाद अभी कोविड में ऐसे महसूस हुआ कि नहीं है मेरे पास फैसिलिटी इतनी अच्छी करके,
तो उस चीज़ को महसूस करके फिर पास में एक बिल्डिंग थी हमारी, ठीक है, तो उसको हमने रिनोवेट किया। उसमें पूरे जो भी ज़रूरत रहती है, जो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, मॉड्यूलर ओटी, ऑपरेशन थिएटर्स और भी डायलिसिस यूनिट, आईसीयू का जो भी रहता है, उसको फिर हमने एक अप टू डेट जो भी प्रोटोकॉल में रहता है वो मेंटेन करके एक चालू करने की कोशिश किया। लोकल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है क्योंकि लोगों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जानने में कि वो हमारे पास आए ट्रीटमेंट कराए। अभी लोकल एरिया में क्या होता है, मोस्टली ये है कि गांव में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो झोला छाप बैठते हैं मोस्टली उसी से ट्रीटमेंट करा के आते हैं। जब केसेस बिगड़ते हैं उसके बाद ही हमारे पास आते हैं। और फिर वो ठीकरा फूट जाता है एलोपैथी सर्जन्स पे कि आपने केस बिगाड़ दिया। हाँ जी, हाँ पहले जी। खेल हो जाता है, उसके बाद हाँ, आखिरी बाद जान में में आके प्रॉब्लम ये होता है, हमारे हॉस्पिटल्स पे ब्लेम लगती है या जो भी स्पेशलिस्ट सर्जन हैं या सर्जरी करते हैं अगर कुछ केस, इसलिए इमरजेंसी केसेस को सोच समझ के हैंडल भी करना पड़ता है। कैसे हैंडल करें, प्रॉपर तरीके से एक कंसेंट लेके उनको एक अप टू डेट बताना कि भैया आपका ये केस है, ऐसे है, उसके बाद ही आपका केस लेंगे, ऐसे करके। और सफल अभी तक ऐसे हुआ है कि पिछले, मतलब मैं शुरू से बताऊंगा, 15 बेड से मेरा 100 बेड हुआ है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। काफ़ी बड़े बड़े सर्जरीज किए हैं। उसके बाद काफ़ी, मतलब हमारे पास कम से कम 30 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इम्पैनल्ड है, इनकी सेवाएं मिल रही है। और रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है सेज बहार। तो ये अच्छी बात है सर। अगर सारे अस्पताल शहर में होने लगेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। और आप ऊपर वाले से दुआ है कि 15 से अभी 100 हुए हैं, 100 से जल्दी इमरजेंसी 500 हो। सर्विसेज के लिए दानी केयर हॉस्पिटल जैसे आसपास कुछ हो रहा है रात में, तो उनको 10 किलोमीटर आने में टाइम लगता है। तो सर्विसेज के लिए ऐसे है, या कार्डियक अरेस्ट में ही जा रहे पेशेंट, आईएमआई चेस्ट पेन हो रहा है या सीवियर एब्डोमेन पेन हो रहा है या डिलीवरी हो गया, एलएसीएस हो गया, तो वो फैसिलिटी हम काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम जानते हैं मेडिकल फील्ड में 10 सेकंड भी कितने अहम हो सकते हैं किसी मरीज के लिए। 10 किलोमीटर को तो बहुत बड़ा फासला होता है। मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर राजमान हरे साहब। डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी साहब हैं मेरे साथ। और देखिए, ये एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सबसे कि कोरोना काल में उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने दिन रात एक कर दी मरीजों की जान बचाने में, एक धन्यवाद के रूप में जोरदार ताली होनी चाहिए उन डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर राज, डॉक्टर फैजुल साहब के लिए। और ये डॉक्टर जिन टीचर्स ने बनाए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो सौम्या मैम पीछे नहीं उसमें। डॉक्टर फैजुल साहब, आप तो अंबिकापुर से आए हैं सर। कोविड के दौरान आपने उस वक्त नॉन कोविड पेशेंट्स का इलाज किया था, जबकि उसमें बहुत रिस्क था क्योंकि हम नहीं जानते थे कि इस वक्त किसके अंदर सिम्टम है, कौन पेशेंट है कि नहीं है। उस वक्त किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा और क्या चुनौतियां थी आपके सामने उस वक्त अंबिकापुर जैसे शहर में? मेरा हॉस्पिटल डॉक्टर फिरदौसी हॉस्पिटल है, अंबिकापुर में स्थित है। 50 बेडेड सर हॉस्पिटल बात आप बहुत अहम कहे, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लेंगे, हाँ, तो बहुत अच्छे सुन पाएंगे सर हम। ये हॉस्पिटल डॉक्टर फिरदौसी हॉस्पिटल के नाम से अंबिकापुर में जाना जाता है। 50 बेडेड हॉस्पिटल है और ये टोटली डेडिकेटेड टू सर्जरी। मैंने ये देखा था, ये अंबिकापुर जहाँ पर स्थित है वहाँ से 3 महानगर जो हैं, बड़े शहर जो हैं 300 किलोमीटर पे स्थित हैं। एक रायपुर हो गया, एक रांची हो गया, बनारस। तब मैंने वहाँ के लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण अंचलों के लिए, मैंने ये कोशिश किया कि एक टोटली डेडिकेटेड सर्जिकल हॉस्पिटल रहे और वो आयुष्मान से चले ताकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना हो। और ऐसा सोच के मैंने हॉस्पिटल बनाया और उस पर काफ़ी मैंने सफल पाया। अभी मेरे पास पेशेंट, कहना नहीं चाहिए, आसपास के स्टेट से भी, यूपी से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से भी मेरे पास नहीं, ऑपरेशन कहना क्यों नहीं कराने चाहिए? आप अच्छा इलाज कर रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, कहना चाहिए ये बात। जी। तो कोविड के समय में बताऊंगा, मैंने एक चीज़ देखा कि कोविड के समय जो महामारी फैली थी उसमें काफ़ी सारे हॉस्पिटल कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए थे। तब मैंने एक चीज़ देखा कि जो नॉन कोविड हैं वो, उनको भी जो अलग बीमारियां हो रही उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, खासकर सर्जिकल साइड में।
मानसिक सेहत बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? आप अपने स्कूल में उसको कैसे परखते हैं और वो मानसिक सेहत बनी रहे, बच्चे मानसिक तौर पर भी तंदुरुस्त रहें, उसको कैसे करते हैं? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो जनरेशन गैप जो आ गया, क्योंकि हम जब छोटे थे अरसा बीत गया, तो उस वक्त हम पे अलग तरह का तनाव होता था। होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांटेंगी, टेस्ट आ रहे हैं, मॉम डैड का अलग प्रेशर है। तो वही अभी भी वो मानसिक तनाव है बच्चों को, या वेंकटेश्वर स्कूल में कुछ अलग चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ. अकॉर्डिंग टू WHO, इट्स अ सम टोटल ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग. तो यहाँ हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. तो मानसिक स्वास्थ्य वह है जहाँ पे बच्चा व्हेन द चाइल्ड इज़ एबल टू कोप अप विथ ऑल द स्ट्रेस, इज़ एबल टू बैलेंस हिज इमोशंस and is able to take the responsible decisions. तो जब इन किसी भी चीज़ में बच्चा, अगर आपको दिखता है कि बहुत अग्रेसिव हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता है, होमवर्क नहीं करना, एक लेज़ी एटीट्यूड दिखाना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, अगर इस तरह की कोई आपको साइन दिखता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मानसिक विकार से जूझ रहा है. तो यहाँ पे अभिभावक और शिक्षक दोनों को उस एरिया में काम करके ऐसे लगता है कि लोग बाग जैसे गांव के लोग अभी अप्रोच करें तो वो ना डायरेक्ट सिटी जाना पसंद नहीं करते. अभी ऐसे है कि मैं जैसे बात किया कि लोग गांव में जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज कराते हैं, उसके बाद इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं हमारे पास. तो अभी मोस्टली ये उद्देश्य रहता है कि जो भी पहले एक पेशेंट आता है मेरे पास, उसको तो आधा घंटा काउंसलिंग करने में लगता है मुझे कि आप पहले क्यों नहीं आए, क्यों ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं. पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट पहले पेशेंट को जानना पड़ता है कि आप चाहते क्या है, पेशेंट को रीड करना कैसे है, कि मतलब उनकी क्या डिमांड. तो ये काउंसलिंग की अलग फीस है या उसी में शामिल होता है? सर उसी में अलग से उसको नहीं है कि उसी में एग्जामिन है, उसी में काउंसलिंग है एक्चुअली. और उस रायपुर ग्रामीण में तो थोड़ा से रायपुर से आउटर ही एरिया पड़ जाता है, तो फाइनेंशियली वीक भी पेशेंट्स रहते हैं. तो बहुत सारे लोग की भी, बहुत सारे पेशेंट की ये कंप्लेन रहता है कि सर हॉस्पिटल आने से बहुत पैसे लगते हैं सर. तो फिर उनको ये भी काउंसलिंग करना है कि नहीं, आप आइए, आपका इलाज आयुष्मान कार्ड से फ्री में हो रहा है, हम फ्री में कर रहे हैं सर के. जो बहुत ही एकदम वो रहते हैं कि मतलब कैसे करें, ऐसे करें, डरते हैं हॉस्पिटल से, बड़े बड़े कंसल्टेंट को फेस करना, बड़ी सर्जरी के बारे में एकदम से डर जाना. तो उनको एक प्रॉपर वे पे काउंसलिंग करना, ये मेन उद्देश्य रहता है. डॉक्टर फैजुल, आपके पास आ रहा हूँ. एक बात बता दूं मैं आपको, डॉक्टर फैजुल साहब लेप्रोस्कोपिक सर्जन है. जो लोग मेरे जैसे लेमन हैं, जो नहीं जानते डॉक्टर क्या है या क्या होता है, तो लेप्रोस्कोपी बड़ी बारीक महीन तकनीक है, फाइबर्स का यूज़ किया जाता है और ऑप्टिक के ज़रिए से वो इलाज होता है. ये बड़ी उच्च तकनीक का स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था है. डॉक्टर फैजुल, मेरा आपसे सवाल ये है, अंबिकापुर जैसे शहर में आप लेप्रोस्कोपी का अभी क्या कितनी ज़रूरत अभी आप देख रहे हैं, कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और लेप्रोस्कोपी से, आपकी तकनीक से अंबिकापुर और आसपास के लोगों को कितना फ़ायदा अब तक आप पहुंचा पाए हैं? लेप्रोस्कोपी तकनीक जो है, जिसे आम लोग लेज़र ऑपरेशन बोलते हैं, जहाँ तक मेरे हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी रोज़ाना 4 से 5 ऑपरेशंस होते हैं, और वो भी आपको मैं बता दूं टोटली आयुष्मान योजना के तहत होते हैं, जिससे पूरा का पूरा मरीजों को लाभ मिलता है, कोई आर्थिक बोझ नहीं होता. मेरे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ये है कि ये लेप्रोस्कोपी जो तकनीक है, पहले ऐसा समझा जाता था ये महानगर की तकनीक है, बड़े पैसे वालों की तकनीक है, लेकिन मैंने वहाँ पर उसको कम बजट में बनाकर थोड़ा मॉडिफाई करके आम लोगों, गरीब लोगों को मुहैया कराया, उनका ऑपरेशन किया. तब मैंने अनुभव से देखा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मजदूर ग्रामीण इलाकों को ज़्यादा ज़रूरत है. इसके ऑपरेशन के बाद वो जल्द से जल्द अपने कामों पे लौट आता है और अपना दैनिक मजदूरी करने लगता है. इस तरह उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं. ये सर जो पुरानी पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है या शल्य पद्धति है, उससे ये लेप्रोस्कोपी कितनी ज़्यादा कारगर या फायदेमंद है? ये वो सवाल है शायद जिसका आंसर हर कोई जानना चाहता होगा. लेप्रोस्कोपिक तकनीक जो है, ये परंपरा
गत जो शल्य क्रिया उससे बहुत फ़ायदेमंद। नंबर 1 कि पेशेंट को 1 या 2 दिन में छुट्टी हो जाती है। नंबर 2 बहुत छोटे छेद यानी कि चीरा नहीं लगता इसमें 5 mm 10 mm के 2 या 3 या 4 छेद किए जाते हैं और उससे उसका ऑपरेशन हो जाता है। मेनली इसमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना, यूट्रस का ऑपरेशन होना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना, ऐसा लोगों को फ़ायदा मिलता है। ठीक। सौम्य मैम, आपसे एक सवाल है। वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो हर संस्था का कोई ना कोई एम, मकसद, कुछ अलग कर दिखाने की चाहत होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कम से कम शब्दों में आप क्या बताएंगे, क्या मकसद लेकर स्कूल आगे बढ़ रहा है जो बाकी स्कूलों से अलग है? देखिए, हर स्कूल जो है वो एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करता है और हमारा स्कूल यूनिक इसलिए है कि यहाँ कंप्लीटली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है और जिसमें कॉन्सेप्ट्स जो है बच्चे एक्टिविटी के थ्रू इंटरनलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर इज़ लॉट ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन हैपनिंग, जहाँ हम म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पटिंग के थ्रू द स्पोर्ट्स, फिज़िक्स के जो लॉज हैं वो आप स्पोर्ट्स के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं। आपने हिचकी मूवी में देखा होगा। तो I'm not saying I'm trying to emulate that, but we've been using this kind of method since last 2 decades. So it's been 27 years in the field of teaching. तो ये ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन मैं करती आई हूँ। मैं खुद एक बायोलॉजी की टीचर रही हूँ 26 साल और मेरा रिसर्च ही है कि बच्चों को बायोलॉजी परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू पढ़ाया जाए। तो वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल में भी we are catering to such innovative methods and we are mainly focusing on making good human beings, responsible individuals, the तो individuals with value, strength and success. ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो टीचर्स होंगे वो तो हमेशा डरे रहते होंगे। एक तो प्रिंसिपल, ऊपर से वो अपनी ही फील्ड की वो इतनी सीनियर, तो रहता है उनका, आप बताते हैं उनको? डर वाली कोई बात नहीं है आजकल। तो इट इज़ वी वर्क इन अ टीम, इट्स अ ब्यूटिफुल टीम वर्क जहाँ पे बहुत अच्छे से आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं और जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग। पिछले सवाल के जवाब में सौम्य मैम ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और वो उसी जो आजकल वो ऑनलाइन और उसमें भरोसा कर रहे हैं। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, श्री कृष्ण भगवान साक्षात भगवान थे, फिर भी कलाओं और विद्याओं की शिक्षा लेने सांदीपनी आश्रम गए थे, वरना उन्हें क्या आवश्यकता थी इस तरह के ज्ञान की, और उन्होंने जाके सांदीपनी आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण की थी। तो स्कूल एक वो एनवायरनमेंट देता है आपको जो आप घर में क्रिएट नहीं कर सकते, या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं आपको वो तैयार करके देता है। और वो जो सोशल लाइफ है वो वहीं से बनती है, वो मूल्य, वो आपस की बातचीत भी वहीं से आती है। डॉक्टर, आज मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटा सवाल है मेरा आपसे सर। छोटे शहरों की हमने बात कर ली, हमने स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ सर कि क्या चेंजेस आप लाना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में? ऐसी क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि अभी वो ठीक नहीं है, अगर उनको बदल दिया जाए तो शायद इलाज भी सस्ता हो जाए, लोगों तक पहुंच भी इलाज की अच्छी हो जाए? आयुष्मान का आपने जिक्र किया, वो बहुत अच्छी एक पहल है। कुछ इस तरह के आइडियाज़ आप देना चाहें? अभी मेनली जो प्रॉब्लम्स है जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी आयुष्मान की जैसे बात निकला, आयुष्मान में भी वैसे बहुत से ड्रॉबैक्स है जिसको गवर्नमेंट को और जो भी डॉक्टर्स की जो पैनल्स बैठते हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। कुछ सर्जरीज के रेट ऐसे हैं जो बहुत कम हैं, जो कोई भी हॉस्पिटल उस रेट पे अगर करे भी तो एक लॉस है। दूसरी बात है कि जैसे हमको जो पेमेंट्स वगैरह आते हैं, जो आयुष्मान से जो पेमेंट्स आते हैं वो काफ़ी डिले हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के लेवल की बात है, सॉरी यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है? नहीं, गवर्नमेंट थोड़ी देर में खुद आ रही है, तो ज़रूरी है आप रखिए बात। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जैसे कोई हॉस्पिटल्स न्यूली अभी हॉस्पिटल्स ओपन हो रहा है, उसको फाइनेंशियली कितने अप डाउन होते हैं वो एक डायरेक्टर, एक मैनेजमेंट की टीम ही जान पाती है। अगर मैंने अपने हॉस्पिटल में पूरे आयुष्मान कार्ड से काम कर भी दिया, ठीक है ना, कुछ सर्जरीज के जैसे मोस्टली सर्जरीज के रेट फिक्स है गवर्नमेंट में, पैकेजेस सिस्टम कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो भी किया है
जैसे हम सिंपल सिजेरियन सेक्शन करते हैं वो 16-16,500 में। आप किसी भी एक हॉस्पिटल से जाके पूछेंगे, इंटरव्यू लोगे कि सर 16,500 में परफॉर्म करना आपको हो पाता है क्या सर के? मेनली प्रॉब्लम से है। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ना ऐसे एक सेटअप लाना चाहिए कि पब्लिक से 1 रुपया लेना ना पड़े और हम एक स्टैंडर्डाइज उसको जो सर्विस है वो दे सके। अभी आयुष्मान कार्ड की जैसी बात है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन मोस्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते कार्ड में। पहले मरीज को भाई करा के आते हैं, कुछ जैसे MRI का हो गया, MRI के टेस्ट काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है ना। CT स्कैन हो गया या बायोप्सी हो गया, कुछ टेस्ट इंक्लूडेड है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो इंक्लूडेड नहीं है। तो हम ऐसे एक हेल्थ पैकेज लाए कि जिसमें कंबाइन उसका पूरा शुरू से आखिरी तक मरीज को बस हॉस्पिटल आना पड़े। मरीज को ये ना लगे कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो पैसे देना पड़ेगा। मरीज को ऐसा लगे कि हम चले जाए, हॉस्पिटल चले जाए और हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, मेडिसिन एक हॉस्पिटल करके दे। जो भी पैसे है, जो भी हमको फीसेस लेना है वो एक कार्ड के थ्रू या जो भी। ये डॉक्टर मनहरे ने जो बात कही है वो मन को हर लेने वाली बात कही, और इसलिए कही है क्योंकि अगर आप डायग्नोस नहीं करेंगे, अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इलाज कैसे करेंगे? फिर आपका धरा रह जाएगा आयुष्मान कार्ड। वो सीधी बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले डिटेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर इलाज होगा। और कई बार पता लगा कि 3, 4, 6, 8,000, 10,000 के टेस्ट के चक्कर में एक्चुअली मैं एक बात रखना चाहूँगा। जैसे आजकल जैसे मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ तो भी मेरे पास ऐसे महीने में 4 से 5 केस कैंसर के डिटेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम एज एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, मेनली जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक MRI हो गया, CT हो गया, जो भी ब्लड टेस्ट होता है, हायर ब्लड टेस्ट जो भी, और बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, इसको हम जो भी ईयरली बेसिस पे करें, अपने जो भी गांव के मरीज है या जो भी गांव के लोग हैं उसको ऐसे अवेयर करें कि हम एक प्राइमरी लेवल पे जो सालाना जो एक पैकेज दे के उनको एक हेल्थ का जो इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए वो कराना जरूरी है। तभी जाके जो भी अभी जैसे कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली जो अभी ना 3rd स्टेज में, 2nd स्टेज में या एडवांस स्टेज में, ऐसे ही स्टेज में आते हैं, पैलिएटिव केयर होता है उनका, ना सर्जरी कर सकते हैं ना उनको ठीक कर सकते हैं। ऐसे अगर वही केसेस हमारे पास इनिशियल स्टेज में आ जाए तो ऐसे, ये तो बहुत हाई फाई मतलब कैंसर की केसेस बता रहा हूँ मैं। सिंपल से अपेंडिक्स के जो केसेस रहते हैं, अपेंडिसाइटिस के, ठीक है ना, एब्डोमेन पेन हो रहा है, वो गांव में जो गांव के डॉक्टर्स को पेन किलर दे के 2 दिन का वो दे दिया, उसके बाद 5वें दिन 6वें दिन फिर से सीवियर पेन हो रहा है उनको। सीवियर पेन में जब हमारे पास आते हैं पेशेंट, जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वो अपेंडिक्स रप्चर हो चुका रहता है। और एक प्राइमरी एक्यूट स्टेज में अपेंडिसाइटिस का सर्जरी करना मतलब वो काफी आसान सर्जरी। शुक्र है उस वक्त वो आपके पास आ भी गया, वरना पता लगा गांव का झोला छाप डॉक्टर उसे डाइक्लोफेनाक की इंजेक्शन दे रहा है बस। वही केसेस अगर रप्चर स्टेज में आते हैं अपेंडिसाइटिस में तो पूरा एक एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी करना पड़ता है, पूरा एब्डोमेन को ओपन करना पड़ता है। और उस स्टेज में पेशेंट को भी एक जो कि जितने भी वो रहते हैं, मल रहते हैं या पस रहते हैं जो अपेंडिक्स से, वो पूरे पेट में चले जाते हैं हमारे। तो पेशेंट ऑलरेडी इतने इमरजेंसी में चला गया है तो अल्टीमेटली आपका जो भी ट्रीटमेंट चार्जेस है वो काफ़ी कॉस्टली बढ़ जाते हैं। बाद में फिर एक ये बात होती है कि इलाज बड़ा महंगा हो गया। डॉक्टर फैजुल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। देखिए, आयुष्मान की जब बात चली है और लेप्रोस्कोपी दरअसल है ही इसलिए लोग कहते हैं कि ये कॉस्टली सर्जरी है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप आयुष्मान कार्ड वाले व्यक्ति को जो आपके पास आया है और आप लेप्रोस्कोपी से उसका इलाज करने जा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? क्योंकि देखिए ठीक है प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉस भी कब तक आप झेलते रहेंगे सर? जहाँ तक आयुष्मान के रेट्स के बात हैं, कुछ सर्जरी के पैकेजेस वाकई काफ़ी कम हैं। फॉर एग्जांपल अगर हर्निया का लैप सर्जरी करना है या अपेंडिक्स का, उसका भी पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया, उसके रेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक 36 गवर्नमेंट ने बढ़ाए नहीं है रेट उसके। और इसमें मेरा अनुभव ये है कि अगर केसेस आप ज़्यादा करते हैं, यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल रोज़ का 1 या 2 लैप सर्जरीज करता है तब वो वाकई नुकसान पे रहेगा। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल रोज़ केसेस ज़्यादा करता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको आंशिक लाभ भी मिलने की संभावना रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करने से आपको निश्चित थोड़ा लाभ में रहेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली हम डॉक्टरों को किसी भी तरीके से, खासकर मैं जहाँ रहता हूँ ग्रामीण अंचलों को फ़ायदा पहुँचाना है और लाभ देना है, तो हम उस चीज़ को इन्हीं रेट पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके देते रहते हैं।
सर देखिए, मेरा मकसद तो ये है कि आम आदमी को कैसे फायदा हो। तो मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लेप्रोस्कोपी को आप आम आदमी की पहुंच में कैसे ला पाए हैं। पिछली बार आपने बात की थी अभी इस पर, वो बात अधूरी रह गई थी। तो कैसे आप आम आदमी की जेब में ले आए हैं इस सर्जरी को? ये खासकर जैसे हर्निया की सर्जरीज हैं, हम लोग ने इसमें कुछ चेंजेस किया है। जो मैश वगैरह जो कॉस्टली होते हैं उसको हम लोग साल भर में एक थोक के रेट से खरीदते हैं, जिसमें हम लोग को काफ़ी कम पड़ता है। कोई भी चीज़ें जो हैं लेप्रोस्कोपी में जो क्लिप है वो काफ़ी महंगी होती है, लेकिन अगर हम साल भर का टारगेट लेकर अगर इकट्ठा खरीदते हैं तो फिर वो हमें सस्ता पड़ता है। और आश्चर्य की बात बता रहा हूँ कि अब अमेज़न इस टाइप की में ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं जो आपको सस्ते मिल सकते हैं। इस तरह हम लोग उसको लाभ पहुँचाते हैं। लोग सोचते होंगे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना है, एमबीए भी साथ में करना पड़ता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता है कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, उसके बाद फिर अस्पताल को भी कुछ बचेगा और मरीज की भी कुछ सेवा हो पाएगी। मैं डॉक्टर फैजल लौट रहा हूँ आपके पास। मैं ज़रा मानसिक सेहत पर फिर एक सवाल पूछता हूँ सौम्या मैम से। ये मानसिक सेहत सही बनी रहे और बच्चों का दिमाग ना बिगड़े, क्योंकि मूड स्विंग भी बड़ा एक कॉमन आजकल रहता है बच्चों में, और छोटे बच्चों में क्या बड़े बच्चों में भी रहता है। और उसके बाद हमने देखा है कि वो मूड स्विंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो पेरेंट्स से तकरार, मोबाइल, टैब की लत, और उसके बाद बच्चे बहुत ऐसा कदम उठा लेते हैं कई बार कि माता पिता जीवन भर पछताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कैसे ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं मैम, और पेरेंट्स क्यों नहीं उसको पहचान पाते, और फिर जब वो बम फूटता है तब हमको पता लगता है कि ओ ये क्या हुआ? जी, बहुत ही अहम सवाल है आरिफ ये। मेंटल हेल्थ की पहचान, जैसे मैंने पहले ही अपने पहले जवाब में कहा था कि जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करता है, एक लेज़ी एटीट्यूड होता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता है, खेलने नहीं जाना चाहता है, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, तब ये समझना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं देयर इज़ सम डिसबैलेंस इन हिज इमोशनल साइड, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम स्कूल के ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे एक्टिविटीज़ जो ग्रुप बेस्ड हों, टीम बेस्ड हों, ऐसे एक्टिविटीज़ में बच्चों को शामिल करें जहां बच्चे की कहीं जज नहीं हो रहा है बच्चा, और हर बच्चे को समान रूप से विद इक्वालिटी टीचर जो है वो केटर कर रहा है, और धीरे धीरे उसमें वो कॉन्फिडेंस जो है वो आने लगता है। जो असेंबलीज़ होती हैं स्कूल की, वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होती हैं, जिसमें हर बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो आकर कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो प्रेजेंट कर सके। यही पेरेंट भी घर पर बच्चे को कुछ ऐसे अकेडमीज़ में डाल सकता है जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी हो, डांस अकेडमी हो, या अब बच्चा अगर म्यूज़िक में रुचि रखता है तो उसको म्यूज़िक क्लास में भेजा जाए। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, पेरेंट्स के पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। 3 विकल्प हैं अगर आप देखें तो। एक तो होम ट्यूटर पेरेंट्स आजकल रख लेते हैं, जहां वो चाहते हैं कि बच्चा जो है हमारा प्रोटेक्टेड और इंडिविजुअल अटेंशन पे पढ़ाई कर सके। और एक है ऑनलाइन टीचिंग। अभी बहुतायत में प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से बच्चा ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है। और एक है स्कूल। तो अभिभावक को ये देखना है कि बच्चा स्कूल जाए, वहाँ पे उसकी सोशल और इमोशनल जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको केटर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। जहाँ वो होम ट्यूटर रखते हैं वहाँ बच्चा फिर से आइसोलेट हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन उसकी कम हो जाती है, और वहाँ पे अगेन ही फियर्स टू गो इनटू दी ग्रुप एंड इंटरैक्ट। तो वहाँ पे वो फिर से टिमिड होने लगता है। तो इसलिए पेरेंट को चाहिए कि वो, मैं फिर से इस बात को रखना चाहूँगी कि वो स्कूल ज़रूर भेजे जहाँ उसकी सोशल और इमोशनल वेलबींग को केटर किया जा सके। जब वो ग्रुप में, टीम में सम्मिलित होगा, दूसरी एक्टिविटीज़ में भाग लेगा, उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी आराम से जो है वो केटर हो जाएगी। वो सीधा सीधा जो है वो सोशल और इमोशनल वेलबींग पे पेरेंट को और टीचर को मिलकर काम करना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए ये सलाह, 27 साल के तजुर्बे की। कई बार महंगी फीस चुकानी पड़ती है इसके लिए, आप धन्यवाद बोल सकते हैं इस मंच को। एक सवाल डॉक्टर राज मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। अभी मैं बात करना चाहता हूं ओमिक्रॉन पर सर।
क्या है सर, थक गए हैं? मतलब कभी डेल्टा, सिग्मा, ऐसा लगता है जैसे किसी कार कंपनी के मॉडल निकलते हैं ना, डेल्टा, ये वो, अब ओमिक्रॉन। सर आम जनता जानना चाहती है कि ये वेरिएंट अभी एक के बाद एक इस तरह से म्यूटेट करते रहेगा, वो नए वेरिएंट आते रहेंगे, या कभी छुटकारा मिलेगा, हम भी दिल खोल के मिलेंगे पहले की तरह, हाथ मिलाएंगे, एक थाली में खाना खाएंगे, एक सिप चाय का वो पी गए, एक मैं पीऊँगा, ऐसा कुछ हो पाएगा क्या? श्योर होगा ना, क्यों नहीं होगा। कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कोरोना रहे या शुरू में HIV भी था, बहुत सारे वायरस आते हैं और जाते हैं, ठीक है। अभी ओमिक्रॉन की जो भी नेशनल एजेंसीज है और इंटरनेशनल एजेंसी, उनकी एक चेतावनी दे दी है लोगों को कि ओमिक्रॉन करके, लेकिन तो भी अभी ऐसा है कि मतलब पीपल्स आर नॉट सीरियस, इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, जब सडन से जब इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जब देखो ऐसा नहीं कि आपके पास 100 केसेस आएंगे उसके बाद ही सोचोगे, या 1000 या लाख में केसेस आएंगे उसके बाद ही बोलोगे कि हमको ये कोरोना तड़पाना चालू कर रहा है। वो सब सडन ही इन्फेक्टिविटी बढ़ती है। और रहती बात वायरस की, तो वायरस के काम है म्यूटेंट करना, वो धीरे धीरे करके जो मल्टीपल टाइम्स म्यूटेंट होता है तो वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है वो डाउन होते चली जाती है। और ये धीरे करके हमारे 3-4 साल में ये टोटली लगभग, देखो वायरस एकदम ख़त्म नहीं होगा, हाँ। हमारे बीच रहेगी, लेकिन वो हमें इतनी इम्यूनिटी आ जाएगी कि हम वो वायरस को फेस कर सकते हैं। इम्यूनिटी पे मैं एक एक्सपर्ट एडवाइस और ले लेता हूँ। डॉक्टर फैजल साहब, मेरे दोस्त हैं, वो पूछ रहे थे कि अगर सीनियर डॉक्टर मिले तो उनसे पूछ लेना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राज सर से पूछ रहा हूँ, कोरोना हो गया, डबल वैक्सीनेट लगवा ली, डबल वैक्सीनेट हो गए हैं, तो अब फुल सर है ना, मतलब सिक्योर है ना, या अभी भी कुछ है, बच के रहें? हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे घर भी रहते हैं जो डायबिटिक है, काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत सारे HIV पर्सन भी है, TB के पर्सनस है, जिनके इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है। हमने वैक्सीन लगाए हैं तो उनको ये नहीं कि 100% सिक्योरिटी नहीं दी है आपको। हमने एक ये है कि आपके शरीर में एक एंटीजन डाले हैं ताकि आपके वो शरीर एंटीबॉडी बना सके, उसके बना सके और तैयार हो जाए। तो आपको ये नहीं, हम 100% श्योर नहीं कर सकते कि आप कोविड नहीं होगा आपको। उनको भी वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एट प्रेजेंट फुल पूरा आंसर इस ओमिक्रॉन या किसी वेरिएंट से कोरोना से बचने का सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। तो ये देखा गया है कि इस बात पे सारे डॉक्टर सहमत हैं, डॉक्टर मनहरे साहब भी, डॉक्टर फैजल साहब भी, कि अगर आपने अभी तक अपना दूसरा वैक्सीनेशन नहीं कराया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, क्योंकि पहला तो लगभग सभी ने ले लिया है, तो फौरन लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप अपने को भी सुरक्षित करेंगे। संतुलित खाइए, अच्छा खाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और व्यायाम करते रहिए। मानसिक सेहत भी बहुत ज़रूरी है फिजिकल सेहत के साथ साथ। बहुत धन्यवाद आपका सौम्या मैम, डॉक्टर राज मनहरे साहब बहुत शुक्रिया आपका, और फैजल साहब आपके बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रिया, बहुत